हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज डेवलप करने के क्या रीजंस होते हैं और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। देखिए, सबसे मेन रीजन तो होता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी जब आपका मिड सेक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। अब ओबेसिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें मेन रीजन 60% डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। बॉडी टाइप 3 टाइप की होती है हमारी: एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले सिलेंडर बॉडी होती है उनकी, और वो मोस्टली कितना भी खाते हैं उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है। तो अगर आपकी एक्टोमॉर्फ बॉडी है तो आप कम ससेप्टिबल हैं। सेकंड होता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ होते हैं मीडियम बिल्ट वाले लोग, जिनकी बॉडी जो रहती है मीडियम बिल्ट होती है, और अगर वो एक्सेस कैलोरीज लेते हैं, एक्सेस खाते हैं, तो ही उनका वेट बढ़ता है और एक एज के बाद वो वेट गेन करने लगते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मीजोमॉर्फ होते हैं, और आप मीडियम ससेप्टिबिलिटी होती है उनकी। तीसरे होते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ होते हैं जो बचपन से ही थोड़े चब्बी ओबीज होते हैं, तो वो लोग जो है मोर ससेप्टिबल होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, क्योंकि वो थोड़ा भी खाते हैं तो उनके शरीर पे बहुत जल्दी चढ़ जाता है, तो उनको वो जल्दी ओबीज हो जाते हैं और उनको वेट लॉस करना भी मुश्किल होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बॉडी टाइप है। 60% तो इस पे डिपेंड करता है, और 40% डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और एजिंग के साथ एज के बाद। देखिए, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप ओबेसिटी के लिए प्रोन हो जाते हैं। अब कैलोरीज किसी भी रूप में आप ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी वजह से जो है या तो आपका फैट बढ़ने लगता है या आप सेंट्रली ओबीज होने लगते हैं, और अगर सेंट्रली ओबीज होने लगते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर आपको जल्दी ध्यान देना चाहिए। एजिंग जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो आपका मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है, और धीरे धीरे हम थोड़े से सुस्त भी हो जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया आजकल लोगों का, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है, तो आप ओबेसिटी के लिए प्रोन हो जाते हैं। दूसरा डिपेंड एक जेंडर पे भी करता है। जेंडर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेल्स हैं वो विसरल ओबेसिटी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि उनके पास ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है। और फीमेल्स में क्या डिसएडवांटेज है? फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम डिसएडवांटेज होती है, उनका वेट गेन हो जाता है। मेनोपॉज के टाइम उनका वेट गेन हो जाता है, और उस टाइम पे उनको वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है, तो वो ओबेसिटी के लिए ससेप्टिबल हो जाती है। और एथनिसिटी पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट एशियंस जो लोग हैं वो विसरल ओबेसिटी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिसमें इंडियंस भी आ जाते हैं। सेकंड होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, और वो कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और आप जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। नंबर थर्ड होते हैं पुअर डाइटरी हैबिट्स। पुअर डाइटरी हैबिट्स क्या होते हैं? ज़्यादा आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, हाई शुगरी चीज़ें खाते हैं, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। नंबर फोर्थ होता है पुअर स्लीप। जो स्लीप है वो आपके हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का, जिसके अनुसार सब ऑर्गन्स चलते हैं, तो आपका टाइम पे सोना, एडिक्वेट सोना, टाइम पे उठना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स। कुछ लोगों को किसी भी वजह से स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं तो वो भी वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ मेडिसिन होती है, जिनकी वजह से भी वेट गेन हो जाता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि टू वे इफेक्ट करते हैं, जैसे फैटी लिवर। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर करता है, और अगर फैटी लिवर किसी और वजह से है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट है पीसीओडी, या पीएमओएस जिसको हम कहते हैं, और वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकती है। इसी तरह थायराइड हार्मोन्स, जिसके थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाना, एचडीएल कम हो जाना, एलडीएल ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से आपका हार्ट डिसीज का रिस्क तो बढ़ता ही है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क भी बढ़ता ही है। मैं एक और वीडियो कोलेस्ट्रॉल पे अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी एंटिटी है जिसको सबको समझना चाहिए। अब ये तो हुए इसके रिस्क फैक्टर।
अगर अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो इस रिस्क फैक्टर को डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट आपको कराने पड़ते हैं अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट या प्री डायबिटीज के टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं। मान लीजिए आपने फास्टिंग ग्लूकोज कराया, फास्टिंग इंसुलिन कराया, आपने होमा आईआर कराया आपने, और आपको पता चलता है कि आप या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित हैं या फिर आपको प्री डायबिटीज हो चुका है, तो आपको कुछ और टेस्ट भी कराने चाहिए, जैसे एचएससीआरपी। एचएससीआरपी जो है आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में बताता है। तो एचएससीआरपी अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट में आप क्या देखेंगे, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया तो नहीं हो रहा है आपको, या ग्लूकोज यूरिया तो नहीं हो रहा है, हाइपर यूरेसीमिया तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये भी सब है तो इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ किडनी भी अफेक्टेड है, तो आपको उसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट में आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं आपको फैटी लिवर तो नहीं है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ तो नहीं है आपका, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर दोनों एक साथ हैं तो दोनों को एक साथ ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों को कंट्रोल करने से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये भी थायराइड भी टू वे कनेक्टेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, तो T3 T4 TSH आपको कराना चाहिए। देन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी आपको कराना चाहिए कि आपको ज़्यादा इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं यूरिन में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है मेनली जो हॉर्मोन्स या फिर आपके जो विटामिन है उनमें मेन है विटामिन डी एंड विटामिन B12, वो भी आपकी इंसुलिन रेगुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो उसके लेवल्स भी अगर ऑल्टर्ड हो जाते हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके अलावा आपको आपका हीमोग्लोबिन और एचबी कितना है, आपका किस स्टेज पे आपका जो है पेरिफेरल स्मीयर है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो सब भी जानना चाहिए। तो इन सब टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी बॉडी किस लेवल पे फंक्शन कर रही है, और उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज डिसाइड होती हैं कि आपका कौन कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो उसके रिवर्सल के लिए क्या करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक यू।